नमस्कार दोस्तों। हम परीक्षा धाम यूनिट 7 का आज 7 चैप्टर पोषण, आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण को पढ़ेंगे। अब ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हुए हैं। 5-6 लेक्चर्स में पूरी बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हो तो इस लेक्चर को बार बार देखें आप। मैं हर बार ये कहती हूँ कि जितना हो सके एक लेक्चर को 2 से 3 बार या 3 से 4 बार उसको बार बार सुनेंगे आप तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पोषण सबसे पहले तो ये देखें कि किस किस प्रकार के पोषण हैं। तो पहला है जंतु पोषण, एक है पादप पोषण। जंतु पोषण में पूर्णभोजी, परजीवी और मृतोपजीवी आता है और पादप पोषण में स्वपोषण अर्थात प्रकाश का स्वपोषण, रासायनिक स्वपोषण और विषम पोषण। मध्य प्रदेश सरकार ने पोषण वाटिका नामक रानी जो पोषण वाटिका थी उसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, रानी की बगिया। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि पोषण क्या होता है। वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं, इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट का परित्याग करते हैं। ये जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रम है, वो क्या कहलाता है, पोषण। पोषण 3 प्रकार का होता है। पूर्णभोजी पोषण, इसमें जीव पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उसे पचाकर अवशोषित कर देता है, ठीक है। जैसे कि शाकाहारी, यह प्राणी पादपों से भोजन लेते हैं और उन्हें शाकाहारी प्राणी या जंतु कहते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे से जो भोजन प्राप्त करते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे कि गाय और भैंस। मांसाहारी कौन होते हैं, जो अन्य जंतुओं के मांस से भोजन लेते हैं, जैसे शेर, चीता। सर्वाहारी क्या होता है, जो पेड़ पौधों से भी फल प्राप्त करता है और जंतु दोनों से पोषण प्राप्त करता है, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कौवा और मानव। तो मानव कैसा प्राणी है, मांसाहारी है और सर्वाहारी है, दोनों आप कह सकते हैं। सर्वाहारी का मतलब यही हो गया कि जो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। अब मार्जक को देखते हैं हम। जो प्राणी मृत जंतुओं से भोजन लेते हैं, जैसे चींटी, वल्चर अर्थात गिद्ध आदि, ये मृत जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। फिर पैरासिटिक अर्थात परजीवी, जब एक जंतु अपने भोजन को दूसरे जंतु से प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं। मतलब उसका भोजन जो है वो दूसरे पर निर्भर है। जैसे मच्छर हो गया, मच्छर खून पीता है तो दूसरे पर निर्भर है। जू, गोल कृमि, ये सब क्या है, पैरासिटिक टाइप के हैं। फिर मृतोपजीवी, जो जंतु अपने भोजन सड़े गले और मृत पदार्थों से तरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है उसे मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे कवक और जीवाणु। अब हम देखते हैं पादप पोषण को। पौधों को अपनी वृद्धि हेतु विभिन्न पोषक पदार्थों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक पौधे के लिए आपको अपनी वृद्धि करनी है तो पोषक पदार्थ की ज़रूरत होगी ही। और यह पोषक पदार्थ उसे कैसे प्राप्त होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। स्वपोषी पोषण, जब पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की मदद से प्राप्त करते हैं, जैसे हरे पौधे, शैवाल आदि। यह 2 प्रकार का होता है, प्रकाश स्वपोषण, रासायनिक स्वपोषण। कितने प्रकार का होता है, प्रकाश स्वपोषण और रासायनिक स्वपोषण। अब हम देखते हैं प्रकाश स्वपोषण को। जो पौधे अपना भोजन सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त करते हैं, जैसे हरे पौधे, और जो पौधे अपना भोजन का निर्माण रासायनिक पदार्थ या किण्वन से करते हैं, नाइट्रोजनीकरण जीवाणु, ये क्या है, रासायनिक स्वपोषण है। फिर हम विषमपोषी पोषण को जानते हैं। ये वैसे पौधे होते हैं जो भोजन का निर्माण खुद से नहीं करते हैं, जबकि ये भोजन के लिए दूसरे जीवों या पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे परजीवी, अमरबेल और रिफ्लेशिया। मृतोपजीवी का उदाहरण है माइकोराइजा और अन्य कवक। और कीटभक्षी का उदाहरण है यूट्रिकुलेरिया या बेडवर्ट या घटपर्री, जिसे हम पीचर प्लांट भी कहते हैं।
तो ये आपको सही जोड़ी के लिए भी आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको क्रम से अच्छे से याद कर लेनी है। आगे हम देखते हैं पोषक तत्व, ऐसे पदार्थ जिन्हें जंतुओं द्वारा अपनी वृद्धि और जैविक क्रियाएं करने के लिए उपयोग किया जाता है वो पोषक तत्व कहलाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये क्या है? न्यूट्रिशनल जो तत्व हैं जिनके द्वारा जंतु अपनी वृद्धि और जैविक क्रियाओं को करता है। ये कार्बनिक और अकार्बनिक दो प्रकार के होते हैं। जंतु पोषक तत्व कार्बनिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। अकार्बनिक में लोहा, आयोडीन, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। अब हम देखते हैं कार्बनिक पदार्थ को, जिसमें कार्बन हो, कार्बोहाइड्रेट जैसे हो गया CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका अनुपात क्या होता है? कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। जैसे C6H12 और O6 इसका उदाहरण है। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का शरीर में काम क्या होता है। जब हमें तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जैसे आलू, चावल, गेहूँ। इससे हम शरीर का ईंधन या फ्यूल ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। तो शरीर को त्वरित ऊर्जा देता है, फ्यूल ऑफ बॉडी कहा जाता है। उदाहरण क्या है? आलू और अनाज जितने भी हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये 3 प्रकार से शरीर में उपस्थित होते हैं। एक तो होता है मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, तो ये कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप होता है। उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो अगर पूछ ले पेपर में कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है तो वो मोनोसैकेराइड होगा। डाइसैकेराइड क्या होता है? डाई अर्थात 2, तो मोनोसैकेराइड की जब 2 यूनिट होती है इसमें सुक्रोज, मल्टोज और ग्लूकोज। माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना है और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है। तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। अब हम पॉलीसैकेराइड, इसमें बहुत सारी यूनिट्स होती हैं मोनोसैकेराइड्स की, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज और गोंद। अब हम आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सर्वाधिक मीठी शर्करा किसमें पाई जाती है? फ्रक्टोज में। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है। सर्वाधिक ऊर्जा वाली शर्करा कार्बोहाइड्रेट माल्टोज है, जो कि सूखे मेवे में पाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। लैक्टो को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। और कैप्सूल का कवर किस चीज़ का बना होता है? स्टार्च का। अब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। ये किससे बना होता है? तो यह अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इसकी संख्या कितनी होती है अमीनो अम्ल की? 20, जिसमें तो हम 10 शरीर द्वारा प्राप्त करते हैं और 10 हमें भोजन से प्राप्त होता है। तो प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से। कितने अमीनो अम्ल से? 20। 10 हमें शरीर से प्राप्त होता है और 10 भोजन से। शोध द्वारा 2 नए प्रकार के अमीनो अम्ल भी खोजे गए हैं। तो अब वर्तमान में कुल संख्या 22 भी मानी जा सकती है। ठीक है। अब प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं? प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है नई कोशिकाओं का निर्माण करना और शरीर की संरचना के निर्माण में सहायक होता है। उदाहरण सोयाबीन, दलहन, मछली, मूंगफली और अंडा। अब प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? सामान्यतः बच्चों में 1.5 वर्ष के पहले होता है मैरस्मस रोग। तो एक है मैरस्मस और एक है क्वाशियोरकर। प्रोटीन और वसा कैलोरी दोनों की कमी के कारण मैरस्मस रोग होता है और वही क्वाशियोरकर क्या होता है? यह 1.5 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, यह 1.5 वर्ष के बाद होता है। अब प्रोटीन के प्रकार जान लेते हैं हम। प्रोटीन के प्रकार एक तो होता है साधारण प्रोटीन, जो केवल अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, फाइब्रिन, ग्लोबिन और सीन। फिर है संयुक्त प्रोटीन, जो अमीनो अम्ल तो है ही जिसमें, लेकिन खनिज और मिनरल्स से भी मिलकर बना होता है। खनिज मतलब मिनरल्स भी इसमें हैं, जैसे हीमोग्लोबिन। हीम क्या है? एक खनिज है और ग्लोबिन क्या है? अमीनो अम्ल है। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल और खनिज दोनों से मिलकर बना होता है। इसके बाद है व्युत्पन्न प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन साधारण प्रोटीन के विघटन से बनते हैं। उदाहरण फाइब्रिन के विघटन से फाइब्रिनोजन बनता है और थ्रोम्बिन के विघटन से प्रोथ्रोम्बिन बनता है। ठीक है, तो ये क्या है? व्युत्पन्न प्रोटीन है। इसके बाद हम देखते हैं कि किसमें क्या क्या प्रोटीन होता है। जैसे दूध, इसमें कैसीन प्रोटीन होता है, इसका सफ़ेद रंग। दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। तो आपको याद रखना है कि जब सफ़ेद रंग की बात करेगा तो वो कैसीन होगा और जब वह पीले रंग की बात करेगा तो कैरोटीन होगा।
गेहूं में ग्लूटीन होता है, हड्डी में ओसीन होता है, नाखून और बाल में अल्फा केराटिन होता है, मकड़ी के जाल में बीटा कैरोटीन होता है, अंडा में एल्ब्यूमिन होता है। अब हम फैट को देखते हैं। इसको हम शरीर की संचित ऊर्जा ये शरीर को प्रदान करता है। यह कहाँ जमा होता है? त्वचा के जस्ट नीचे जमा होकर शरीर को प्रतिरोधकता प्रदान करता है। ठीक है। जब बीमार शरीर हो जाता है तो सबसे पहले वह किस चीज़ का उपयोग करता है? वसा का। वसा की कमी से शरीर दुबला और त्वचा रूखी हो जाती है। वसा की अधिकता से हृदय रोग और मोटापे की समस्या होती है। अब वसा के हम प्रकार जान लेते हैं। एक तो होता है संतृप्त वसा, एक होता है असंतृप्त वसा। तो संतृप्त वसा वो होती है जिसमें बहुत ज़्यादा वसा की उपलब्धता होती है, जैसे घी, मक्खन, डालडा, नारियल का तेल। और अनसैचुरेटेड क्या होता है? असंतृप्त, जिसमें फैट कम होता है, कम वसा होती है, मूंगफली, सरसों और जैतून का तेल। ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड है। तो अच्छा क्या होगा? अनसैचुरेटेड, ना कि सैचुरेटेड। इसके बाद हम विटामिन देखते हैं। जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? WBC। तो आप ऐसे याद रखना, W जल में घुलनशील विटामिन हो गए, BC तो आप W से वाटर याद रख लेना और B से जल में घुलनशील विटामिन। तो W से वाटर, BC तो WBC, इससे आपको याद हो जाएगा। बाकी जो बचा हुआ होगा KEDA वो क्या हो जाएगा? वसा में घुलनशील। अब रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक, हम पहले विटामिन जान लेते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। तो रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर की मरम्मत करने में सहायक होते हैं। तो विटामिन क्या करते हैं? शरीर की मरम्मत करते हैं। ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी होता है। इसकी खोज किसने की थी? मैकुलन में। और ये गोल्डन राइस में, गाजर में, हरी सब्जियों में, मूंगफली में सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। फिर विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है और इसकी भी खोजकर्ता मैकुलम है। तो ए और बी के खोजकर्ता कौन है? मैकुलम है। और चावल और सभी अनाजों में विटामिन B1 पाया जाता है। फिर C विटामिन, इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इससे स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से, और इसकी खोज की थी हॉलकट और जेम्स लिंड ने। आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये। डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी और सूर्य की किरण दूध और अंडे में पाया जाता है। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। बांझपन और एनीमिया इसकी कमी से होता है। हर्बर्ट इवांस ने इसकी खोज की थी और बादाम अंकुरित अनाज इसमें पाया जाता है। फिलोक्विनोन, रक्त स्कंदन इसकी कमी से होता है, मतलब रक्त का थक्का जमना जो कहते हैं। इसकी खोज हेनरिक ने की थी। पपीता, खजूर और कीवी में विटामिन के पाया जाता है। अब विटामिन बी जो है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है, जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन और इसकी कमी से मुंह में छाले हो जाते हैं। विटामिन B3 का नाम है नियासिन और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है। आपको ये पोषक तत्व उतने स्रोत क्या क्या है याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब में कॉमन है। याद रखना ये ज़रूरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है। B5 पेंटाथोनिक अम्ल कहते हैं। और बाल जो अगर किसी व्यक्ति के सफ़ेद हो रहे हैं तो उसका मतलब ये कि उसके शरीर में विटामिन B5 की कमी है। फिर है B6 पायरिडॉक्सिन कहते हैं। एनीमिया, रात के समय अगर व्यक्ति को नींद नहीं रहती, याद नहीं रहता है कोई चीज़, तो फिर वो क्या होगा? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम बायोटीन है। लकवा या बालों का झड़ना इसकी कमी से होता है। B8 इनोसिटोल कहते हैं, आंत में संक्रमण इसकी वजह से होता है। B9 फॉलिक अम्ल, आंत में संक्रमण होता है। और B12 साइनोकोबालामिन बहुत ज़रूरी है। बिना वजह अगर शरीर में व्यक्ति के दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि B12 साइनोकोबालामिन है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित है। पोषण विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। बाजरा अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। और हाल ही में सरकार ने मोटे अनाज को किसकी संज्ञा दी है? श्री अन्न की संज्ञा दी है। अब हम देखते हैं अकार्बनिक पदार्थ। आयरन, आयोडीन, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या हैं? अकार्बनिक पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं ये? अकार्बनिक पदार्थ हैं।
आयरन हमें किससे प्राप्त होता है? अमरूद और पालक से। आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है आयरन, और अगर किसी व्यक्ति में आयरन की कमी हो जाए तो उसे कौन सा रोग होगा? एनीमिया। इसी तरीके से आयोडीन समुद्री भोजन शैवाल, आयोडीन किस में होता है? समुद्री भोजन शैवाल में, नमक में। थायरॉक्सिन के निर्माण में यह सहायक होता है, और अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो व्यक्ति को घींघा रोग हो जाता है। फिर है कॉपर, यह खजूर, चुकंदर और अनार में पाया जाता है। इसकी कमी यह हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है, और इसकी कमी से हाइपोक्यूप्रेमिया रोग हो जाता है। फिर है कैल्शियम, नींबू, दूध और अंडे में पाया जाता है। दांत व हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है, और टिटेनी रोग इसकी कमी से होता है। इसके बाद हम देखते हैं सोडियम, खाने वाला नमक, दूध, अंडे में पाया जाता है। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, और हाइपोनेट्रीमिया इसकी कमी से रोग होता है। पोटेशियम सभी प्रकार के अनाज में पाया जाता है, शारीरिक संतुलन में सहायक होता है। और लकवा या फिर हाइपोकैल्सीमिया इसकी कमी से होता है। अब हम देखते हैं मानव आहार। संतुलित आहार किसको कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें हमें जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं, अगर हमें उचित मात्रा में उपलब्ध हो जाए तो वो क्या होगा? संतुलित आहार कहा जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ निश्चित मात्रा में मिले होते हैं, जैसे कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन आदि शरीर को प्राप्त हो सके। तो आवश्यक तत्व दो होते हैं, एक तो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो। ठीक है। तो दीर्घ मात्रिक तत्व किसको कहते हैं? शरीर में इनकी आवश्यकता अधिक होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। लघु मात्रिक वो हैं जिसकी आवश्यकता कम होती है, जैसे खनिज पदार्थ और विटामिन। अब आवश्यक कैलोरी हम जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है तो वो पुरुष है अगर तो 2000 कैलोरी की ज़रूरत होगी, और अगर वह महिला है तो 2100 कैलोरी की ज़रूरत होगी। अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है तो उसको 3000 कैलोरी की ज़रूरत होगी, और कोई महिला है तो 2500 कैलोरी की ज़रूरत होगी। और कोई व्यक्ति 12 घंटे काम कर रहा है तो उसको 3600 कैलोरी की ज़रूरत होगी, और महिला है तो 3000 कैलोरी की उसको ज़रूरत होगी। अब हम अगला फैक्ट देखते हैं कि फिर से वही चीज़ रिपीट हो गई है। ठीक है। अब ये देखिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इसका डायग्राम है। इसके बाद खाद्य पदार्थ पिरामिड में निम्न प्रकार से क्या क्या होना चाहिए, सबसे कम क्या होना चाहिए, सर्वाधिक मात्रा में फ्रूट्स, और इसका ये डायग्राम है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि पोषण से संबंधित जीवों के मध्य संबंध। यह क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछा जाता है अधिकतर। आपको जानना है कि सकारात्मक संबंध क्या होता है। पोषण से संबंधित जीवों के मध्य सकारात्मक संबंध भी होता है। कुछ संबंध सकारात्मक होते हैं और कुछ संबंध नकारात्मक होते हैं। सकारात्मक क्या होते हैं? सहजीवी और सहोकारिता। नकारात्मक क्या होते हैं? परजीवी, प्रतिस्पर्धा और असहभोजिता। अब हम देखते हैं सकारात्मक को। सकारात्मक में देखिए 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि दोनों जीव साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे से फ़ायदा लेते हैं, जैसे लाइकेन, कवक और शैवाल। माइकोराइजा, उच्च पौधों की जड़ें और कवक। तो इन दोनों को, कवक और शैवाल जो है, सहजीविता का उदाहरण है। इसी तरीके से एक है सहभोजिता। इसमें क्या होता है? एक को तो लाभ होता है और दूसरे को ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, तो सकारात्मक है कि आपको ना तो बेनिफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, और एक को लाभ हो रहा है। तो शार्क और रेमोरा मछली जो है वो इसका उदाहरण है। इसके बाद नकारात्मक, आपको शब्द बार बार ध्यान देना है कि सहजीवी क्या है, सहभोजी क्या है। अब हम देखते हैं परजीवी। इसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। एक जीव को लाभ हो रहा है और दूसरे को क्या हो रही है? हानि हो रही है। अमरबेल, बीमारी पैदा करने वाले सभी सूक्ष्मजीव क्या हैं? नकारात्मक पोषण है, परजीवी वाले। फिर है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। इसमें दोनों जीवों को हानि हो रही है। और असहभोजिता क्या होती है? एक को हानि और दूसरे को ना लाभ ना हानि, जैसे एंटीबायोटिक बनाने वाले जीव। अब हम जान लेते हैं कुपोषण को। पोषण क्या होता है? शरीर के लिए जो वो सभी पदार्थ संतुलित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है, और जब लंबे समय तक यही आवश्यक संतुलित आहार हमें नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है? कुपोषण। कुपोषण के कारण बच्चा और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? कमी हो जाती है।
और कुपोषण 4 व्यापक रूपों में प्रकट किया जाता है: वेस्टिंग, स्टंटिंग, अल्प पोषण और बाल मृत्यु दर। वेस्टिंग क्या होता है? अगर जो बच्चे का वजन है वो ऊंचाई के हिसाब से कम हो जाए तो वो वेस्टिंग है। और अगर स्टंटिंग क्या होता है? लंबाई जो है उम्र के हिसाब से कम हो जाए। तो वजन अगर ऊंचाई के हिसाब से कम हो तो वेस्टिंग, लंबाई उम्र के हिसाब से कम हो तो स्टंटिंग। अल्प पोषण क्या होता है? भोजन में अपर्याप्त कैलोरी। और बाल मृत्यु दर क्या है? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर। कुपोषण के लक्षण क्या क्या होते हैं? शरीर की वृद्धि रुक जाती है, मांसपेशियां ढीली या सिकुड़ जाती हैं, कार्य करने पर शीघ्र थकान आने लगती है, शरीर का वजन कम होता है, झुर्रियाँ युक्त पीले रंग की त्वचा, मन में उत्साह का अभाव होता है, चिड़चिड़ापन, घबराहट होती है, बाल रूखे और चमक रहित होते हैं, आंखें धंसी हुई और उनके चारों ओर डार्क सर्कल का निर्माण होता है, नींद तथा पाचन क्रिया की गड़बड़ी अगर हो रही है तो ये सब कुपोषण के लक्षण हैं। कुपोषण के कारण क्या क्या हैं ये पता है आपको? ये मेंस का टॉपिक है, आपका तैयार हो जाएगा इसके साथ। गरीबी और बेरोजगारी, लैंगिक असमानता, स्तनपान का अभाव, अनियमित जीवन शैली, पोषण जागरूकता का अभाव, जनसंख्या विस्फोट और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, ये सब क्या है? कुपोषण के कारण। अब हम कुपोषण से संबंधित योजनाएं जान लेते हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना प्रारंभ कब हुआ? 2021 में। टैगलाइन क्या है? सही पोषण देश रोशन। तो पोषण शक्ति निर्माण योजना कब शुरू हुई? 2021 में। टैगलाइन क्या है? सही पोषण देश रोशन। यह योजना मध्याह्न भोजन योजना का स्थान लेगी, जिसकी मध्याह्न भोजन MPPSC में पूछा जा चुका है कि कब शुरू हुआ था, तो 1995 में उसका स्थान लिया इसने। और यह प्रधानमंत्री शक्ति योजना को 5 वर्ष 2021-26 से लेके 2021-22 से 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा, मतलब 5 साल के लिए। यह किस किस को कवर कर रहा है? तो कक्षा 6वीं से लेके पहली कक्षा से 8वीं तक के बच्चों को इसमें 700 कैलोरी की पूर्ति सुनिश्चित की गई है। और क्रियान्वयन कौन कर रहा है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा। इसके बाद है पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018। इसमें क्या लक्ष्य रखा था हमने कि चरणबद्ध तरीके से आगामी 3 वर्षों के लिए हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे, जिसका उद्देश्य क्या था कि अगर 0 से 6 वर्ष के बच्चों में ठिगनेपन से बचाव के लिए इसमें कुल 6% अर्थात प्रति वर्ष 2% की दर से कमी लाएंगे। अल्प पोषण से बचाव के लिए भी हम 6% की कमी करेंगे, 2% की दर से प्रत्येक वर्ष 2% कम करते जाएंगे, तो टोटल 6% हो जाएगा 3 साल में। 6 से 59 माह के बच्चों को एनीमिया के प्रसार में कुल 9% अर्थात 3% की दर से कमी लाएंगे। तो हम ठिगनेपन में 2% की दर से कमी लाएंगे और 6% टारगेट है 3 साल में। अल्प पोषण के लिए भी यही टारगेट है। एनीमिया के लिए 9% कम करना है और प्रत्येक वर्ष हम 3% कम करेंगे। 15 से 49 वर्ष की किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं में एनीमिया के प्रसार को भी हम उसी प्रतिशत की दर से कम करेंगे जैसे बच्चों के लिए। कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में हम 6% की कमी करेंगे और 2% की दर से प्रत्येक वर्ष। महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हमें ये बात पता चली है। पोषण आहार योजना क्या होता है? पहला इसका विभाग कौन है? महिला एवं बाल विकास विभाग। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इसको आहार उपलब्ध कराया जाएगा। और 400 प्रदेश में संचालित 453 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 84,465 आंगनबाड़ी केंद्र और 12,670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को स्वीकृत किया गया है। फिर एक किशोरी बालिका योजना, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार राज्य सरकार द्वारा चयनित समस्त जिलों में किशोरी बालिका योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र जो है वहाँ 11 से 14 वर्ष तक की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को सप्ताह के 6 दिन टेक होम राशन के रूप में पोषण आहार दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद है लाडो अभियान। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2013 में। इसका उद्देश्य क्या था? मध्य प्रदेश देश में प्रथम राज्य है जिसने बाल विवाह की रोकथाम के लिए। तो लाडो अभियान कब शुरू किया गया? 2013 में। किसके लिए? बाल विवाह के रोकने के लिए। फिर शौर्य दल, राज्य में महिलाओं के प्रति अनुकूल वातावरण निर्माण करने और उन्हें आत्मनिर्भर सक्षम बनाने के उद्देश्य से इसका आंगनवाड़ी स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर शौर्य दल का गठन किया गया है। फिर लालिमा अभियान किस लिए? एनीमिया से मुक्ति के लिए।
कब शुरू किया गया था? 2016 में। आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां निःशुल्क रूप से हम बांटते हैं इसमें। फिर मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन अभियान है 2016 में, स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए। प्रोजेक्ट शक्तिमान क्या है? जो आदिवासी एवं कुपोषणग्रस्त क्षेत्रों में कुपोषण को कम करने के लिए। इसमें क्या होगा? बच्चों को अतिरिक्त कैलोरी और पोषक तत्वों से युक्त पोषण आहार और चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं। ठीक है। एक है प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन। जब भोजन में प्रोटीन, ऊर्जा या कैलोरी की कमी होती है तो उसके परिणाम स्वरूप PEM होता है, प्रोटीन ऊर्जा अल्पपोषण, जिससे पहले प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण भी कहा जाता था। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, वही जो हमने देखा था क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से, मैरस्मर हम प्रोटीन कैलोरी इनटेक की कमी से, और मैरस्मिक क्वाशियोरकर, इसमें क्या होता है? क्वाशियोरकर और मैरस्मर दोनों प्रकार के मिश्रित लक्षण होते हैं। ठीक है। जो बॉडी मास इंडेक्स की अक्सर बात की जाती है तो वो क्या होता है? वसा, शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें वेट जो होता है व्यक्ति का किलोग्राम में उसको लेते हैं, और हाइट जो होती है मीटर में उसका स्क्वायर, इस तरीके से किया जाता है। नॉर्मल रेंज 18.5 से 24.1 तक होती है। ओवर वेट 25 से 29, ओबसिस मतलब मोटापा 30 से ज़्यादा अगर है, और अंडर वेट अगर 18.5 से कम है तो। अब हम देखते हैं कि पोषण के प्रमुख संकेतकों के अंतर्गत मध्य प्रदेश की स्थिति क्या क्या है। तो MP में जो कम वजन वाले बच्चे हैं वो 42.8% हैं। ठीक है। पोषण अभियान के तहत 36 का लक्ष्य रखा गया था। मध्यावधि का लक्ष्य 2025 तक के लिए 25 का रखा है हमने, और 2023 से हर प्रकार के कुपोषण को हमें समाप्त करना है। 2030 तक दीर्घकालिक लक्ष्य रखा गया है। तो हमने अल्पावधि के लक्ष्य, मध्यावधि के लक्ष्य और दीर्घकालिक लक्ष्य रखे हैं। ठिगनेपन से प्रभावित कितने बच्चे हैं? 42.0। हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक 36 करें और 2025 तक 25.2। इसी तरीके से दुबलेपन से प्रभावित 25.8 है, और हमारा मध्यावधि लक्ष्य है कि 5% से इसको कम किया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसको जारी किया गया है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम देखते हैं। अधिकतम एंजाइम किसमें होता है? अधिकतम एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में होता है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत अग्नाशय है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। 10 दिनों से अधिक उपवास की स्थिति में क्या होता है? लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम होने लगता है। विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। घाव भरने के लिए विटामिन C का उपयोग किया जाता है। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग होता है। और फलियां अधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन अधिक होता है। पानी जो है इसमें फ्री कैलोरी होती है, कैलोरी फ्री है। फास्फोरस हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के बीच संतुलन स्थापित करता है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान किया जाता है, इसलिए MP में स्तनपान योजना शुरू की गई थी, माँ अभियान। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, विटामिन A, B6, BD12 सब होता है, सिर्फ इसमें लौह का अभाव होता है। दूध में क्या होता है? विटामिन C नहीं पाया जाता। पहले हम इसको संपूर्ण पोषक तत्व के रूप में लेते थे पहले, लेकिन विटामिन C नहीं पाया जाता है, बाकी सभी विटामिन पाए जाते हैं। अलसी में ओमेगा 3 वसीय अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मायोग्लोबिन लगभग सभी पेशीय ऊतकों में पाया जाता है, जिसका मुख्य संघटक लोहा है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो यह Hg का तात्पर्य मरकरी होता है। दलहनी फसलों में गांठ के लिए आवश्यक पोषक तत्व बोरॉन है, और पौधे में पानी जाइलम के द्वारा पहुंचा जाता है। तो पोषक आहार का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।